सार्थ एकेडमी की ई लर्निंग प्रक्रिया में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस सीरीज में अभी हम अरस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अरस्तु के लगभग सभी सिद्धांत को देख लिया था, तो इसलिए इस वीडियो में हम अरस्तु से संबंधित मल्टी चॉइस क्वेश्चन तथा उसके आंसर को देखेंगे। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करें, आप लोग से निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे या लाभदायक लगे तो फिर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप इस पॉलिटिकल साइंस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरस्तु से पहला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रात और मैकियावेली। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु सेड स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, यानी कि राज्य व्यक्ति से पहले है, ऐसा किसने कहा है। तो ऑप्शन दिया गया है सोक्रात, अरिस्टोटल, प्लेटो और नन ऑफ दिस। तो जैसा कि हमने राज्य के उत्पत्ति के संबंध में जो अरस्तु का विचार पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अरस्तु ने किस प्रकार व्यक्ति को राज्य को व्यक्ति से पहले माना था। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा बी उत्तर हो जाएगा अरिस्टोटल। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट थिंकर हु गेव थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत को देने वाला प्रथम विचारक कौन है। ऑप्शन है रॉल्स, प्लेटो, सोक्रात और अरिस्टोटल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रॉल्स भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देते हैं और अरिस्टोटल भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देते हैं, लेकिन इसमें चूंकि पूछा है कि पहला विचारक कौन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फर्स्ट, यानी कि संवैधानिक सरकार की संकल्पना सबसे पहले किसने दी। इसमें ऑप्शन है डायसी, लॉक, मॉन्टेस्क्यू और अरिस्टोटल। तो इसका आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल, क्योंकि अरिस्टोटल जब अपने शासन का वर्गीकरण, जिसमें कि संविधानों का वर्गीकरण देते हैं, तो उसमें ये संविधान का वर्गीकरण करते हैं, तो इस प्रकार वो संवैधानिक शासन को समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार पहला जो संवैधानिक सरकार का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु सेड द मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या कभी कभी इसको राजनीतिक प्राणी भी कहा जाता है, पॉलिटिकल एनिमल भी कहा जाता है। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो ये किसने कहा था। तो ऑप्शन है अरिस्टोटल, रूसो, प्लेटो और लॉस्की। तो इसमें अरिस्टोटल हैं, उन्होंने कहा था कि मैन इज द सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो इस प्रकार ये इसका आंसर ए हो जाएगा अरिस्टोटल। उसके बाद अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल स्टेट इज, यानी कि अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है। पहला है ऑप्शन आर्टिफिशियल क्रिएशन, यानी कि प्राकृतिक कृत्रिम संस्था है। दूसरा ऑप्शन है डिवाइन इंस्टीट्यूशन, यानी कि दैवीय संस्था है। तीसरा है नेचुरल इंस्टीट्यूशन, यानी कि प्राकृतिक संस्था है। और चौथा है क्रिएशन ऑफ फोर्स, यानी कि बल द्वारा उत्पन्न संस्था है। तो ये छठा क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल स्टेट इज व्हाट, तो इसमें आप जानते हैं कि अरिस्टोटल ने राज्य को प्राकृतिक संस्था माना है। वो प्राकृतिक संस्था इस संदर्भ में मानते हैं स्टेट को कि स्टेट जो है मानवीय समाज के विकास का चरम अवस्था है, तो इसलिए यह प्राकृतिक है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी, नेचुरल इंस्टीट्यूशन। स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। अब अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, हु रोट द बुक पॉलिटिक्स। यहाँ पर पूछा गया है कि पुस्तक जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है उसके रचयिता कौन है या उसके लेखक कौन है। ऑप्शन है प्लेटो, अरिस्टोटल, बोधा और लॉस्की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो अरिस्टोटल की कृति है, अरस्तु के द्वारा रचित है, जिसके कारण कि अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने में सफल हुए थे। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा बी, अरिस्टोटल। अब हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, मेन थॉट ऑफ एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी इज, यानी कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या है। तो ऑप्शन है सोशल इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल,
स्टेट सोवरेनिटी और गुड लाइफ, यानी कि सामाजिक समानता, व्यक्तिगत समानता, राज्य की संप्रभुता और अच्छा या उत्तम जीवन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लेटो भी, सुकरात भी और अरस्तु भी, सभी ने, जो यूनानी विचारक थे, सभी ने जो है व्यक्ति के उत्तम जीवन के लिए ही राजनीतिक विचार को प्रस्तुत किया है। किस तरह व्यक्ति के जीवन को उत्तम बनाया जा सकता है, अच्छा जीवन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि उत्तम जीवन। और उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन है, अरिस्टोटल डज नॉट गिव सिटीजनशिप इन हिज आइडियल स्टेट, यानी अपने आदर्श राज्य में अरिस्टोटल किसको नागरिकता का जो अधिकार है वो नहीं देते हैं। ऑप्शन है स्लेव यानी कि दास, ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी, वोमेन यानी कि महिला, फार्मर्स यानी किसान, और पांचवा है क्राफ्ट्समैन यानी कि शिल्पी। तो ये 5 दिया गया है, इसमें से सही ऑप्शन आपको यहाँ पर जो दिया गया है कि इसमें से ओनली 1, 2 एंड 3, उसके बाद ओनली 1, 2, 4 एंड 5, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ओनली 1, 3 एंड 5, चौथा है ऑल। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अरस्तु अपने नागरिकता के सिद्धांत में किस किस को नागरिकता से वंचित करते हैं। तो देखिएगा कि अरस्तु अपने नागरिकता के सिद्धांत में शिल्पी को, व्यापारी को, दास को, महिला को, किसान को और साथ ही साथ विदेशियों को नागरिकता से वंचित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पांचों जो वर्ग हैं वो पांचों वर्ग को अरस्तु जो है नागरिकता से वंचित किए हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी पांचों वर्गों को उन्होंने नागरिकता से वंचित किया है अपने आदर्श राज्य में। अब हम अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द मेन रीजन फॉर रेवोल्यूशन, यानी कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का मुख्य कारण क्या है। पहला है अनजस्टिस बाय रूलर, यानी कि शासकों का अन्याय। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अपोजिट क्लास, यानी कि विरोधी वर्ग की उपस्थिति। तीसरा है ग्रेडीनेस फॉर पोस्ट, यानी कि पद लोलुपता। और चौथा है इनइक्वलिटी, यानी कि असमानता। तो हम क्रांति के सिद्धांत में देखे थे कि अरस्तु कई सारे कारण बताते हैं क्रांति को, लेकिन सामान्य कारण में उन्होंने इनइक्वलिटी को रखा है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा इनइक्वलिटी हो जाएगा। तो अरस्तु के जो क्रांति का सिद्धांत है उसका मुख्य कारण जो है इनइक्वलिटी है। उसके बाद अब अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन, यानी अरस्तु अपने क्रांति के सिद्धांत में किस चीज़ पर फोकस करते हैं, किस कारण पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पहला है सोशल रीजन, दूसरा है इकोनॉमिक रीजन, तीसरा है साइकोलॉजिकल रीजन, चौथा है रिलीजियस रीजन, यानी कि सामाजिक रीजन, आर्थिक रीजन, मनोवैज्ञानिक रीजन और धार्मिक रीजन। तो इन चारों में से किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखिएगा कि जब भी अरस्तु जो है क्रांति की कारण बताते हैं या क्रांति नहीं होने के लिए कुछ जो समाधान बताते हैं, उसमें हर जगह वो कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को संतुष्ट किया जाए ताकि वो क्रांति न करे। तो कहीं ना कहीं वो उसके साइकोलॉजी को देखते हैं और साइकोलॉजी को संतुष्ट करने की बात कहते हैं कि जब मन से कोई असंतुष्ट हो जाता है तब वो क्रांति करता है, और जब उसकी मन की शांति हो जाती है तो वो क्रांति से रुक जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि साइकोलॉजिकल रीजन पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपने क्रांति के सिद्धांत में। अब अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, हु इज नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक एंड डिडक्टिव मेथड, यानी कि वैज्ञानिक और आगमनात्मक पद्धति के पिता किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए है अरिस्टोटल, बी है सुकरात, सी है प्लेटो और डी है जेनोफोन। तो आप जानते हैं कि अरिस्टोटल से पहले जितने भी विचारक आए, चाहे प्लेटो हो, चाहे सुकरात हो, चाहे जेनोफोन हो, चाहे और भी अन्य जो विचारक हैं, उन्होंने जो मेथड यूज किया वो मेथड था इंडक्टिव, यानी निगमनात्मक पद्धति। जब अरस्तु पहली बार जब आते हैं तो अरस्तु पहली बार वैज्ञानिक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति यूज करते हैं। तो इसलिए अरस्तु को ही वैज्ञानिक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति का पिता कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए अरिस्टोटल। अब 13वां क्वेश्चन है, आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अरिस्टोटल गिवन बिलो टेल विच इज ट्रू, यानी कि इन तथ्यों को देखने के बाद जो अरिस्टोटल ने दिया है क्या सही है ये आपको बताना है। तो पहला तथ्य है अरिस्टोटल गेव द थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, और दूसरा जो तथ्य है वो है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल जस्टिस इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ वर्च्यू। पहला जो तथ्य है उसके अनुसार अरस्तु का जो
कहा जा रहा है कि जो अनुपातिक समानता का सिद्धांत है वो अरस्तु ने दिया था। दूसरा जो है कि अरस्तु के अनुसार जो सद्गुण है, सद्गुण का जो व्यवहारिक रूप है वही न्याय है। तो हम देखते हैं कि अरस्तु जो है प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपातिक समानता की बात करते हैं। जब वो अपना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में उन्होंने कहा है कि जो समान व्यक्ति हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, जो असमान व्यक्ति है उनके साथ असमान व्यवहार किया जाए। तो इस प्रकार वो अनुपातिक समानता की बात करते हैं कि जिस अनुपात में जो व्यक्ति का योग्यता है या जो व्यक्ति जिस अनुपात में राज्य को देन देता है उसी अनुपात में उसको मिलना चाहिए, वही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। तो यहाँ पर वो प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात करते हैं। दूसरी तरफ जब न्याय की परिभाषा देते हैं तो न्याय की परिभाषा में वो बताते हैं कि सद्गुण का व्यवहारिक रूप ही न्याय है। जैसे कहते हैं कि विवेकी होना सद्गुण है, लेकिन दूसरे के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करना ही न्याय है। तो इस प्रकार ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो अरस्तु का सही है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ओनली 2, दूसरा है ओनली 1, तीसरा है 1 and 2 और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट अरस्तु के द्वारा दिया गया है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है हु सेड ए स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड इट कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। यानी कि यह कथन किसका है कि राज्य जो है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आता है और व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए वह बना रहता है। तो आप जैसे कि हमने अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देखा था, उसमें बताया था कि कैसे राज्य की उत्पत्ति जो है व्यक्ति की आवश्यकताओं के कारण होता है और किस प्रकार राज्य जो है व्यक्ति के उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए बना रहता है। तो इस प्रकार यह स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो अरिस्टोटल का हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। अब हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है हु सेड पॉवर्टी इज द मेन रीजन ऑफ क्राइम एंड रेवोल्यूशन। किसने कहा कि जो गरीबी है वो अपराध और क्रांति दोनों का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है अरिस्टोटल, प्लेटो, लेनिन और मार्क्स। तो इसमें से देखिएगा कि अरिस्टोटल और मार्क्स दोनों क्रांति के सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, लेनिन भी करते हैं। प्लेटो तो क्रांति का सिद्धांत प्रस्तुत ही नहीं किए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो आंसर हो जाएगा जिसमें कि गरीबी को वो मुख्य कारण माना जाता है अपराध का और रेवोल्यूशन का, वो आंसर हो जाएगा ए अरिस्टोटल। अब हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है हु वाज द टीचर ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट। एलेक्जेंडर जिसको कि हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है, तो सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? ऑप्शन है सुकरात, दूसरा ऑप्शन है अरिस्टोटल, तीसरा है प्लेटो और चौथा है जेनोफोन। तो इसमें आंसर जो होगा वो अरिस्टोटल हो जाएगा, क्योंकि अरस्तु जो है 342 ईसा पूर्व में इसका शिष्य गुरु बनते हैं, अलेक्जेंडर को पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर 5 साल तक वो पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर वो राजा बनता है और ये वहाँ से चले आते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा अरिस्टोटल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। अरिस्टोटल वाज बोर्न इन, उसका ऑप्शन है एथेंस, दूसरा है थेब्स, तीसरा है मैसिडोनिया और चौथा है स्टेगिरा। ये चारों जो शहर का नाम दिया गया है उस समय में नगर राज हुआ करते थे। तो अरिस्टोटल जो है स्टेगिरा में जन्म लिए थे, स्टेगिरा में जन्म लिए थे। उस समय तक जो मैसिडोनिया जो है स्टेगिरा को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन उनका जन्म जो है मुख्य रूप से स्टेगिरा में ही हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टेगिरा। उसके बाद अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है हु क्लासिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, यानी कि संविधान का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? पहला है अरिस्टोटल, दूसरा है मैकियावेली, तीसरा है मोंटेस्क्यू और चौथा है लॉक। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहली बार संविधान का वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने शुद्ध जो संविधान है और विकृत संविधान ये 2 वर्गों में बांट करके और 6 शासन प्रणाली को बनाया था 158 संविधान के अध्ययन के बाद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इसका आंसर जो है वो अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु ने ही सबसे पहले संविधान का वर्गीकरण किया था। उसका 19वां क्वेश्चन है हु सेड दैट द स्टेट इज एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, यानी कि इनमें से किसने कहा है कि राज्य जो है परिवार का विस्तार है? पहला है प्लेटो, दूसरा है अरिस्टोटल, तीसरा है लॉक और चौथा है न्यूटन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लेटो जो है वो कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति का विरत रूप है। यहाँ पर परिवार की बात नहीं आई है कि इवन की प्लेटो जो है वो परिवार का साम्यवाद देते हैं और परिवार जो संस्था है उसको हटाने की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी
अरिस्टोटल ने कहा था कि भाई परिवार जो है वो मुख्य है और उसी से अन्य सारी संस्थाओं का निर्माण होता है, जिसमें कि राज्य भी है। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो हो जाएगा कि ये कथन जो है कि राज्य जो है परिवार का विस्तार है, वो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। ये सारे क्वेश्चन DSSB या नेट में या PCS में पूछा जा चुका है, वही सारे क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट अ मैन हु लिव्स आउटसाइड द पोलिस आइदर अ बीस्ट और अ गॉड इज एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि ये कथन कि जो मनुष्य राज्य के बाहर रहता है वह या तो दानव है या फिर देवता, ये किसने कहा था? तो जैसा कि हम जानते हैं, इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहला है प्लेटो, दूसरा है हीगल, तीसरा है हॉब्स और चौथा है अरस्तु। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अरस्तु हैं वो कहते हैं कि भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो जब तक मनुष्य रूप में है तब तक वो राज्य में ही रहेगा। यदि कोई व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है तो वो तो या तो मनुष्य से नीचे स्थिति में यानी कि दानव स्थिति में है, या फिर मनुष्य से ऊपर की स्थिति हो गई है, और मनुष्य से ऊपर कौन होता है? तो देवता होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु जो कहते हैं कि मैन जो है वो जो राज्य के बाहर आदमी रहता है वो या तो दानव है या फिर देवता है। यदि मनुष्य रूप में है तब तक वो उसको राज्य में ही रहना है, वो राज्य में ही रहेगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा डी, अरिस्टोटल। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन। यह है कि द आइडिया ऑफ अरिस्टोटल आर मोर एक्सेप्टेबल टू द वेस्ट देन प्लेटोज बिकॉज ही प्रोपेगेटेड, यानी कि जो अरस्तु का विचार है वो प्लेटो के विचार से ज़्यादा स्वीकार किया जाता है पश्चिमी जगत में। क्यों इसका रीज़न दिया गया है, क्योंकि वो तिरानी यानी कि राजतंत्र, ये जो निरंकुश तंत्र है उसका समर्थन करते हैं, या डेमोक्रेसी को समर्थन करते हैं, प्रजातंत्र को समर्थन करते हैं, या रूल ऑफ लॉ को समर्थन करते हैं, या इनमें से किसी का नहीं समर्थन करते हैं। इसके कारण तो हमें यहाँ ये देखना है कि क्यों अरस्तु के विचार को प्लेटो से ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। तो इसमें कहा जाएगा कि अरस्तु जो है पहला विचारक थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी, यानी कि कानून का शासन की बात की थी, और इसी कारण उनको ज़्यादा स्वीकार्यता मिलती है प्लेटो से। प्लेटो कानून के शासन की बात नहीं करते हैं। जब वो दार्शनिक राजा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई राजा जो है वो सर्वोच्च है और कानून जो है वो कानून उसी के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए वो कानून के अधीन भी नहीं है। तो इस प्रकार जबकि अरस्तु जो है वो कहते हैं कि कोई भी शासन प्रणाली हो वो विधि पर आधारित होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन है, जस्टिस एज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, हु सेड दिस, यानी कि न्याय जो है समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार करना है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है JS मिल, दूसरा ऑप्शन है TH ग्रीन, तीसरा ऑप्शन है अरिस्टोटल और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब अरिस्टोटल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देन के या अपनी योग्यता के अनुसार ही उसको राज्य द्वारा कोई भी पद, प्रतिष्ठा या सम्मान दिया जाना चाहिए। तो वो यहाँ पर अनुपात की बात करते हैं कि जिस अनुपात में जो दे रहा है उसी अनुपात में उसको मिलना चाहिए, यानी कि एक अनुपात में यदि 10 व्यक्ति दे रहा है तो 10 व्यक्ति को एक समान ट्रीट किया जाए। तो यहाँ पर इसी संदर्भ में कहा गया है कि जस्टिस एज ट्रीटिंग इक्वल इक्वलिस, यानी कि जो समान है उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, और जो समान असमान है, दो व्यक्ति असमान है तो दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाए। तो ये इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी, अरिस्टोटल हो जाएगा। उसके बाद अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ सेडिशन इज ऑलवेज टू बी फाउंड इन इक्वलिटी इज सेड बाय, यानी कि जो राजद्रोह है, राजद्रोह का कारण हमेशा असमानता में पाया जाता है, यह किसने कहा था? तो हम जैसे जानते हैं कि अरिस्टोटल जो है वो हमेशा कहते हैं कि जो मुख्य कारण है राजद्रोह यानी क्रांति का, विद्रोह का, वो असमानता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, अरिस्टोटल। इसके अलावा जो ऑप्शन दिया गया था मैकियावेली, प्लेटो या मार्क्स, ये इनके कारण ये कथन इन्होंने नहीं कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। अब हम 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, सीरियल नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो हम यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल विच इज़ द बैड गवर्नमेंट ऑफ द रिच, यानी कि अरस्तु के अनुसार इनमें से कौन सा ऐसा शासन है जो धनिकों का खराब शासन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है डेमोक्रेसी,
दूसरा है टिरानी, तीसरा है ओलिगार्की और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब शासन का या संविधान का वर्गीकरण अरस्तु करते हैं तो उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो है प्रकृत शासन या शुद्ध शासन और दूसरा है विकृत शासन। तो उन्होंने विकृत शासन में जो रखा है, उन्होंने उसमें रखा है टिरानी को, डेमोक्रेसी को और ओलिगार्की को, जबकि शुद्ध रूप में उन्होंने रखा है मोनार्की, उसके बाद अरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी को। तो जो खराब शासन है उसमें जो कुछ लोगों का या धनियों का शासन है, तो धनिकों का जो शासन है वो ओलिगार्की है। देखिए ओलिगार्की का हिंदी जो होता है, जो अरस्तु ने दिया है, उसका जो हिंदी है धनिक तंत्र है, और जो अरिस्टोक्रेसी है वो उसका हिंदी जो है कुलीन तंत्र है। लेकिन एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन जिस समय पूछा गया था, उस एग्ज़ाम में जो हिंदी का ऑप्शन दिया गया था, वो हिंदी का ऑप्शन कुलीन तंत्र दे दिया था। तो बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूजन में आ गए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे वो कन्फ्यूजन में आ गए कि भाई कुलीन तंत्र तो अरस्तु उसको अच्छा शासन में रखता है, शुद्ध शासन में रखता है, तो फिर ये कैसे हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है निरंकुश तंत्र यानी टिरानी को ऑप्शन मार करके आ गए थे और ये गलत कर गए थे। तो इसलिए आप लोग को अंग्रेजी भी देखना है कि कौन से क्वेश्चन का अंग्रेजी क्या है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। धनिक तंत्र जो है, ओलिगार्की जो है, वो धनिकों का खराब शासन है अकॉर्डिंग टू अरस्तु। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन सीरियल नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। 25वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द एंड ऑफ स्टेट इज, यानी कि अरस्तु के अनुसार राज्य का अंत कैसे होता है, आर्थिक रूप से या आर्थिक कारणों से या विधिक कारणों से या सामाजिक कारणों से या नैतिक कारणों से। तो हम जानते हैं कि अरस्तु जो है जब स्टेट की बात करते हैं कि आदर्श राज्य या जो भी न्याय की बात करते हैं, तो हर जगह वो नैतिकता की बात करते हैं, सद्गुण की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर जगह जो है सद्गुण ही न्याय है, या सद्गुण का व्यवहारिक रूप ही न्याय है, या राजा को सद्गुणी होना चाहिए, या जो प्रजा है वो सद्गुण के आधार पर उनकी योग्यता निर्धारित करनी चाहिए। तो इस प्रकार वो सद्गुण को यानी नैतिकता को हर जगह लेके चलते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जहाँ नैतिकता का पतन होता है वहाँ खराब शासन, जब शासन का वर्गीकरण वो दिखाते हैं तो उसमें नैतिकता के आधार पर ही वो संविधान का वर्गीकरण करते हैं कि वह अच्छे कार्य, नैतिक कार्य करने वाले को अच्छा शासन कहा जाता है, और जो अनैतिक या खराब कार्य करते हैं उनको विकृत शासन कहा जाता है। तो इस प्रकार जो ये स्टेट का जो आधार है बेसिकली वो एथिकल है। तो वो स्टेट का अंत भी जब ये नैतिक रूप से उसका पतन होगा तो राज्य का भी पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अब 26वां क्वेश्चन है, इसको फिर सीरियल नंबर यहाँ लगता है कंटिन्यू मिस्टेक हो गया है। 26वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है। देखिए स्टेटमेंट है, अरिस्टोटल इन हिज वर्क निकोमैकियन एथिक्स डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन, यानी कि अरिस्टोटल जो है अपने निकोमैकियन नीति शास्त्र में किनके बीच अंतर किया है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रेसिप्रोकल जस्टिस, यानी कि वितरणात्मक न्याय तथा क्या है इसका हिंदी मुझे उतना पता नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और रेसिप्रोकल जस्टिस, उसका करेक्टिव जस्टिस यानी सुधारात्मक न्याय और ग्लोबल जस्टिस यानी कि वैश्विक न्याय। तो उन्होंने अपने निकोमैकियन एथिक्स में इनमें तीनों में से किस में अंतर स्पष्ट किया है। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, दूसरा ऑप्शन है 2 and 3 ओनली, तीसरा ऑप्शन है 1 ओनली और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत जो निकोमैकन जो पुस्तक था उसमें उन्होंने अपना न्याय सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या रेसिप्रोकल जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस इन दो भागों में न्याय को बांटा था। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 1 और 2 सही हो जाएगा, ग्लोबल जस्टिस की वो बात नहीं करते हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रेसिप्रोकल जस्टिस, और दूसरा जो है वो है करेक्टिव जस्टिस। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन है, यह अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल विच इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अरस्तु के अनुसार सबसे उत्तम संविधान कौन सा है। ऑप्शन है टिरानी, दूसरा ऑप्शन है मोनार्की, तीसरा अरिस्टोक्रेसी और चौथा है पॉलिटी। तो इस संबंध में कई व्यक्ति को कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई जगह पर अरस्तु जो है मोनार्की को अच्छा शासन मानते हैं और कई जगह उन्होंने पॉलिटी को अच्छा शासन माना है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मोनार्की को वो आदर्श राज्य के लिए अच्छा मानते हैं,
जो आदर्श राज्य है उसके लिए वो अच्छा है, यानी कि आदर्श शासन है मोनार्की। जबकि जो पॉलिटी है वो उसको वो व्यवहारिक मानते हैं, प्रैक्टिकल मानते हैं। वो कहते हैं कि सबसे उत्तम जो व्यवहारिक संविधान है वो पॉलिटी है, और सबसे आदर्श जो संविधान है वो मोनार्की है। वो ये भी कहते हैं कि जो मोनार्की में जो आदर्श संविधान की बात की गई है उसमें जिस ढंग से राजा की बात की गई है वैसा राजा सब जगह मिलना संभव नहीं है, कभी कभी वैसे राजा उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए उसके जगह पर उन्होंने पॉलिटी को ही सबसे उत्तम व्यवहारिक संविधान माना है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, पॉलिटी यानी कि वैधानिक तंत्र। वैधानिक तंत्र को वो सबसे बेहतर व्यवहारिक संविधान मानते हैं। तो इस प्रकार हमने अरस्तु से 27 मल्टी चॉइस क्वेश्चन को देखा है, और मुझे आशा है कि इन 27 क्वेश्चन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। जो भी एग्जाम राजनीति विज्ञान से संबंधित है उसमें अरस्तु से क्वेश्चन होते ही होते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी 27 क्वेश्चन से होते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये 27 क्वेश्चन देखने के बाद कोई भी एग्जाम में अरिस्टोटल से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैक्सिमम आप करने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में फिर दूसरे थिंकर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।